हेलो स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन पर। लेकिन कॉस्ट क्लासिफिकेशन को समझने से पहले ज़रूरी है कि हम टाइप्स ऑफ बिजनेस को अंडरस्टैंड करें। मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि बिजनेस में जो एक्टिविटीज़ होंगी, जो बिजनेस के ऑपरेशंस होंगे, वो किस किस तरह के हो सकते हैं। आमतौर पे 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 के बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, नंबर 2 या तो ट्रेडिंग बिजनेस है, या नंबर 3 या वो सर्विसेज प्रोवाइड करके अर्न करता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या सर बिजनेस में ये एक ही कारोबार में क्या ये तीनों किस्म की एक्टिविटीज हो सकती हैं? तो जवाब है यस, हो सकती हैं। ऐसा कारोबार बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। आप अपने अराउंड में जरूर देखें तो आपको नजर आएगा कि सर मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, ट्रेडिंग भी कर रहा है और वो सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है। राइट। तो सर सवाल ये पैदा होता है कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या है, ट्रेडिंग बिजनेस क्या है और सर्विसिंग बिजनेस क्या है। देखिए भाई, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो एक ऐसा कारोबार जिसमें रॉ मटेरियल खरीद कर उसे क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है फिनिश प्रोडक्ट में। राइट। मिसाल के तौर पे अगर मैं लकड़ी खरीदता हूं और उस लकड़ी से फर्नीचर बनाता हूं तो फर्नीचर मेरे लिए क्या हो गया, फिनिश प्रोडक्ट हो गया। और वो जो लकड़ी है वो है मेरे लिए रॉ मटेरियल। मतलब कि मैं रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर कर रहा हूं और उसको मैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके और उसको मार्केट में सेल आउट कर रहा हूं। तो अगर मैं ये काम कर रहा हूं तो ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहलाएगा। राइट। दूसरा है हमारे पास ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस से क्या मुराद है सर? ट्रेडिंग बिजनेस से मतलब कि यहां पर हम कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, मतलब हम मार्केट से रेडीमेड गुड्स यानी बनी बनाई गुड्स हम मार्केट से परचेज करेंगे और उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके और मार्केट में उसे सेल आउट कर देंगे। मिसाल क्या है इसकी? आप लोग अपने गली मोहल्लों में देखते हैं मुख्तलिफ शॉप्स होती हैं, तो आप शॉप्स पर जाके उनका नाम पढ़ें तो आपको ट्रेडर लिखा हुआ मिलेगा जी, ABC ट्रेडर, कामरान ट्रेडर, शकील ट्रेडर। तो ये ट्रेडर से क्या मुराद है कि दे आर डूइंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू द ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मीन्स उर्दू में से कहते हैं तिजारत। तिजारत का आसान लफ्जों में मतलब क्या है सर? खरीदो फरोख्त। मतलब आप खरीदते हैं और उसे आगे मार्केट में सेल आउट कर देते हैं। तो ये तो हो गई बात किसकी? ट्रेडिंग बिजनेस की। तीसरी चीज है आपके पास सर्विसिंग बिजनेस। तो सवाल ये पैदा होता है कि सर सर्विसिंग बिजनेस क्या है? सर्विसिंग बिजनेस ऐसा कारोबार जिसमें आप ना तो कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ना ही आप कोई चीज़ें खरीद कर उसे बेच रहे हैं। यहाँ पर जो बेची जाती हैं चीज़ें वो क्या होती हैं? वो बेची जाती हैं अपनी सर्विसेज। आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जस्ट लाइक मी, आई एम प्रोवाइडिंग यू सर्विसेज। मकसद क्या है सर? यकीनन बिजनेस तो मैं तभी कहूँगा ना, किसी भी एक्टिविटी को कारोबार में तब कहूँगा जब वहाँ पर इंटेंशन अर्निंग होगी। राइट। तो जब हम अर्निंग की बात कर लेते हैं, ऐसी एक्टिविटीज जिसमें अर्निंग हो तो वो बिजनेस कहलाता है। इसी तरह से सर्विसिंग बिजनेस, क्या सर आप सर्विसिंग बिजनेस कर रहे हैं? तो आंसर है यस, मैं सर्विसिंग बिजनेस कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपको सर्विसेज बेच रहा हूं और उसके बदले में रेवेन्यू कमाऊंगा। इसी तरह से जो डॉक्टर्स हैं यानी जो हॉस्पिटल्स हैं आपके, कौन सा बिजनेस कर रहे हैं सर? सर्विसिंग बिजनेस कर रहे हैं। बैंक्स हैं, दे आर प्रोवाइडिंग यू सर्विसेज। तो इस तरह मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स आपको मिलती हैं। भाई लॉयर्स हैं यानी वकील, टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, मुख्तलिफ किस्म की कंसल्टेंट्स मार्केट में हैं। कुछ आपको कंसल्टेंसी देते हैं रिगार्डिंग विजिटिंग अब्रॉड। आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, आप कहीं टूरिज्म प्लान कर रहे हैं, तो वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको कि भाई आप हमारे थ्रू जाइए, हम आपको टूरिज्म भी देंगे। तो वो भी क्या है? सर्विसिंग है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज देकर और हम जब अर्निंग करते हैं तो ऐसे कारोबार को हम सर्विसिंग बिजनेस कहते हैं। तो ये तो बात हो गई भाई बिजनेस के हवाले से। अब सर आपने ये बिजनेस हमें क्यों बताया, ये 3 तरह के कारोबार आपने हमें क्यों बताया? वजह यह है कि हमारा ज्यादा डिस्कशन जो कॉस्ट अकाउंटिंग में रहेगा वो रहेगा सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से। देखें बीकॉम, बीबीए और बीएस में आमतौर पे हम डिस्कस करते हैं सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, जबकि एसीसीए या सीए के एग्जाम्स हैं या फिर आपके पास आईसीएमए के एग्जाम्स हैं तो वहां पर सर्विस कॉस्टिंग को भी किसी बहुत थोड़े लेवल पर डिस्कस किया जाता है। वहां पर भी मेजर पोर्शन क्या है? मैन्युफैक्चरिंग है। तो इसलिए हमारा ज्यादा डिस्कशन किसके ऊपर है? हमारा जो फोकस है इस वक्त वो किस पर है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पर। तो हम जब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करते हैं तो सर यहां पर हमारे पास कौन कौन सी, अब मैं आ रहा हूं कॉस्ट क्लासिफिकेशन पर, तो सर कौन कौन सी कॉस्ट हमारे पास यहां पर हो सकती हैं? तो वो कॉस्ट कौन कौन सी है, चलें भाई डिस्कस करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहली जो आपके पास कॉस्ट आएगी जो हमने देखनी है, दैट इज मटीरियल कॉस्ट। दैट इज मटीरियल कॉस्ट। दूसरी है हमारे पास लेबर कॉस्ट, और तीसरी आ जाती है भाई हमारे पास जिसको हम कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स
इसका दूसरा नाम है सर प्रोडक्शन ओवरहेड्स, तीसरा नाम भी है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। तो आप कुछ भी कहें बात एक ही है, फैक्ट्री ओवरहेड्स कहें, प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहें या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कहें, कोई मसला नहीं। आगे बढ़ते हैं तो चौथे नंबर पर हमारे पास क्या है भाई, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। और आखिरी जो हमारे पास कॉस्ट होगी जो हमने डिस्कस करनी है, दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो भाई ये मुख्तलिफ किस्म की कॉस्ट हैं, 5 कॉस्ट, ये आपने दिमाग में रखनी है। मैं बारी बारी सारी चीज़ों को समझाता हूँ। देखिए भाई, जब हम मटेरियल की बात करते हैं, लाजमी सी बात है, जिस तरह मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दी कि अगर मुझे फर्नीचर बनाना है, मुझे एक ऑफिस टेबल बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, उसके लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए, और वो रॉ मटेरियल क्या है, मेरे लिए लकड़ी है, राइट। अब यहां पर हमारे पास जो मटेरियल है ये दो तरह से होता है, एक तो कहलाता है डायरेक्ट मटेरियल और दूसरा कहलाता है इनडायरेक्ट मटेरियल, जो कि बड़ा अहम सवाल। तो सवाल ये पैदा होता है कि सर डायरेक्ट मटेरियल क्या है और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है, मैं जवाब देता हूं अभी आपको। इसी तरह से हमारे पास जो ये लेबर की कॉस्ट है, ये भी हमारे पास दो तरह से है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, राइट। और ये जो आपको 3 कॉस्ट नजर आ रही हैं, ये 3 कॉस्ट, ये तीनों की तीनों कॉस्ट जो है ये कहलाती है हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट। मैं यहां पर आपको एक और कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, दैट इज कि आप यही 5 कॉस्ट हैं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं सारी चीजों को, यही 5 कॉस्ट हैं, इन्हीं पांचों कॉस्ट को आप डिवाइड करते हो, 2 हिस्सों में तोड़ देते हो। आप ये देखते हो कि सर इनमें से कौन कौन सी कॉस्ट है जो डायरेक्ट है और कौन कौन सी इनडायरेक्ट है। आए समझते हैं कि इस डायरेक्ट का मतलब क्या है और इनडायरेक्ट का मतलब क्या है। बहुत ध्यान से आपने बात समझनी है। देखिए भाई, अगर मैं आपसे ये कहता हूं, मिसाल के तौर पे मैं ये शर्ट मैन्युफैक्चर करता हूं, मैं शर्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए आपसे मेरा ये सवाल है, आप अगर अपनी एक शर्ट बनवाना चाहते हैं तो उस शर्ट बनवाने के लिए आप गए दर्जी के पास, आपने कहा भाई ये बताओ कि एक शर्ट पर कपड़ा कितना इस्तेमाल होगा, राइट, एक शर्ट पर। उसने कहा भाई 3 मीटर कपड़ा लगेगा। कितना लगेगा भाई, 3 मीटर। आप गए मार्केट में, रेट लिया, उसने कहा भाई 100 रुपए पर मीटर कपड़ा आपको मिलेगा। अब सवाल क्या पैदा होता है कि सर क्या आप ये बता पा रहे हैं कि एक शर्ट पर, एक यूनिट पर, एक प्रोडक्ट पर मैं कितना मटेरियल लगाऊंगा? यस, बता पा रहा हूं। टोटल एक यूनिट पर कितना लगना है कपड़ा? आपने कहा 3 मीटर। 1 मीटर कितने का है? 100 रुपए का। इसका मतलब ये हुआ कि सर एक शर्ट पर जो मटेरियल लगेगा वो कितना लगेगा? वो लगेगा 300 रुपए का। एक शर्ट पर मटेरियल कितना लगेगा भाई? 300 रुपए का मटेरियल लगेगा। मैंने ये बात क्यों बताई, अब वजह बताता हूं। ऐसा मटेरियल या ऐसी कॉस्ट, ऐसा मटेरियल या ऐसी कॉस्ट जिसको आप एक यूनिट पर ट्रेस कर पाओ, एक यूनिट पर आइडेंटिफाई कर पाओ, आसान लफ्जों में जिसको आप एक यूनिट पर बता पाओ कि ये इतना लगेगा, वो कहलाएगा आपके लिए डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट कॉस्ट, राइट। इसी तरह से अगर मैं लेबर की बात करता हूं तो लेबर में भी मेरे पास कौन सी कॉस्ट है? एक तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है और दूसरी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। अब डायरेक्ट लेबर मैं किसे कहूंगा? देखिए भाई, डायरेक्ट का लफ्ज आया तो सर इसका मतलब कि हम यहां पर ट्रेसेबिलिटी की बात कर रहे हैं। जो कॉस्ट ट्रेस हो पाएगी एक यूनिट पर वो डायरेक्ट कॉस्ट है, और जो कॉस्ट ट्रेस नहीं हो पाएगी वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो इस तरह से हमें पता चला कि सर मटेरियल में भी एक डायरेक्ट मटेरियल है और एक इनडायरेक्ट मटेरियल है। इसी तरह से लेबर में एक डायरेक्ट लेबर है और दूसरा इनडायरेक्ट लेबर है। पहले मैं डायरेक्ट समझा रहा हूं, फिर इनडायरेक्ट पे भी आता हूं। अब डायरेक्ट लेबर की अगर मैं बात करूं तो आप ये बात जानते हैं, अगर आप पूछें भाई हाँ भाई दर्जी ये बताओ कि तुम मेरा ये सूट कितने में बना कर दोगे, मतलब तुम्हारे चार्जेस कितने होंगे, सिर्फ तुम्हारे चार्जेस, तो वो आसानी से आप बता सकते हैं कि भाई एक शर्ट अगर मिसाल के तौर पे वो सीने के 200 रुपए ले रहा है, राइट, वो कहता है यार 200 रुपए मेरी कॉस्ट है जो मैं जेब में डालूंगा, खर्चे नहीं बता रहा तुम्हें बाकी। चले आसान करते हैं बात को। आप इसको ऐसे ले लें कि भाई हमारी एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में हम बना रहे हैं शर्ट्स, और उसके ऊपर आपको पता है एक शर्ट के ऊपर जो कपड़ा इस्तेमाल होना है वो 300 रुपए का इस्तेमाल होना है। आपने वर्कर को, अब आप आओ वर्कर के ऊपर, लेबर के ऊपर आ जाओ, आपने वर्कर को जो टारगेट दिया हुआ है कि आप एक शर्ट बनाओगे 2 घंटों में बनाओगे, और हम आपको हर 1 घंटे का पे करेंगे वहां पर 50 रुपए मिसाल के तौर पे। क्या कहा मैंने कि वर्कर पर यह लाजिम है कि वो क्या करेगा, एक
2 घंटे में एक शर्ट बनानी ही बनानी है उसने, और हम हर घंटे का उसको पे करेंगे 50 रुपए, तो सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप उसको हर घंटे का 50 रुपए पे करेंगे और एक शर्ट में बनने में कितने घंटे लग रहे हैं, 2 घंटे लग रहे हैं, तो आप ये भी बता पा रहे हो कि सर एक शर्ट के ऊपर जो डायरेक्ट जो लेबर को आप दे रहे हो वो कितना दे रहे हो, 100 रुपए दे रहे हो। तो इसका मतलब सर ऐसी लेबर जिसकी कॉस्ट को आप एक यूनिट के ऊपर आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, एक यूनिट पर आप उसको ट्रेस कर पा रहे हो, तो वो कहलाती है आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। आमतौर पे आपने टीचर से सुना होगा कि वो लेबर जो मेन प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है तो वो डायरेक्ट लेबर होती है। ठीक है, काफी हद तक सही बात है, लेकिन असल बात क्या है कि जिसकी कॉस्ट को हम ट्रेस कर पाते हैं और उसी लेबर की कॉस्ट को ही हम ट्रेस कर पाते हैं एक यूनिट पर, तो वो कहलाती है हमें हमारी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो सर यहां पर आपने हमें 2 डायरेक्ट कॉस्ट बता दी है, एक तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और दूसरी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। आए जरा बात करते हैं अब इनडायरेक्ट कॉस्ट पर। इनडायरेक्ट कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो मटेरियल में ही हमारे पास एक इनडायरेक्ट कॉस्ट है, लेबर में ही हमारे पास एक इनडायरेक्ट कॉस्ट है। इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होगा सर? इनडायरेक्ट मटेरियल की जब हम बात करते हैं, भाई देखें प्रोडक्शन कहां हो रही है सर? फैक्ट्री में हो रही है। फैक्ट्री में जो हमारी मशीनें चल रही हैं उन मशीनों को चलाने के लिए सर हमें लुब्रिकेंट्स की ज़रूरत है। लुब्रिकेंट्स मतलब सर हमें ऑयल चाहिए, ग्रीस चाहिए। तो ये ऑयल ग्रीस जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये बेसिकली ये भी तो मटेरियल है। लेकिन क्या आप ये बता पाएंगे कि मैंने एक शर्ट बनाने के ऊपर जो ऑयल इस्तेमाल किया वो कितना किया? तो जवाब है सर हम नहीं बता सकते, हम ट्रेस नहीं कर सकते इस कॉस्ट को। हमें क्या पता कि एक शर्ट हो, क्योंकि हम उसको कैसे कहां अप्लाई कर रहे हैं? शर्ट पर थोड़ी अप्लाई कर रहे हैं, हम तो उस चीज को मटेरियल मशीन पे अप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो ऐसा मटेरियल या ऐसी सप्लाईज का भी नाम दिया जाता है, इसको इनडायरेक्ट सप्लाईज भी कहा जाता है। तो ऐसा मटीरियल यानी लूज टूल्स हैं आपके पास, कोई नट बोल्ट वगैरह, तो ये भी क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल है आपका। तो ऐसा मटेरियल जिसको हम सिर्फ एक यूनिट पर ट्रेस, जिसकी कॉस्ट को हम एक यूनिट पर ट्रेस ना कर पाए, तो उस कॉस्ट को, ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल, और उसकी कॉस्ट को कहा जाएगा इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। आ जाओ अब समझ लेते हैं इनडायरेक्ट लेबर। सर वो लेबर जिसकी कॉस्ट, सीधी हो गई बात, सब समझ में आ गई, जिसकी कॉस्ट को हम एक यूनिट पर नहीं ट्रेस कर पाते। मिसाल क्या है सर? हमने अपने हर डिपार्टमेंट में एक सुपरवाइजर रखा हुआ है। अब सुपरवाइजर को हम मंथली पे कर रहे हैं। भाई जब सुपरवाइजर को तुम मंथली पे कर रहे हो, इसका मतलब तुम उसको एक यूनिट के हिसाब से पे नहीं कर रहे। यहां पर तो आप बाकायदा आसानी से बता पा रहे हो ना कि एक यूनिट के ऊपर में उसकी कॉस्ट कितनी है, लेकिन यहां पर आप नहीं बता पा रहे कि एक यूनिट का हम उसको कितना पे कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि सुपरवाइजर जो होगा वो क्या कहलाएगा? हमारे लिए इनडायरेक्ट लेबर कहलाएगा। इसी तरह से वहां जो चौकीदार काम कर रहा है, वहां जो चाय बनाने वाला काम कर रहा है, वो सारी की सारी कौन सी लेबर है? इनडायरेक्ट लेबर। वर्कर्स को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया ना, एक वो वर्कर्स हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, और एक वो वर्कर्स हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व तो हैं बट डायरेक्टली नहीं, वो सिर्फ फैसिलिटेट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, राइट, या सर्विसेज दे रहे हैं अपनी। तो ऐसी लेबर को हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट लेबर। और उसको लाजमी सी बात है पेमेंट तो करनी है, पैसे तो देने, कॉस्ट तो लग रही है फैक्ट्री में, तो उसको कॉस्ट को क्या बोलेंगे हम? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो यहां पर सर बात समझ में आ गई कि डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है और इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है, राइट। तीसरी बात समझाता हूं, फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट पर वापस आता हूं। तो ये तीसरी चीज है हमारे पास, तीसरी, चौथी और पांचवी चीज, इन तीनों को समझते हैं। देखिए भाई तीसरी चीज है हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड्स या प्रोडक्शन ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात करूं या प्रोडक्शन ओवरहेड्स, बात एक ही है। देखो भाई जब फैक्ट्री ओवरहेड्स कहा जाता है, ओवरहेड्स का मतलब होता है कॉस्ट, राइट। लेकिन कौन सी कॉस्ट? फैक्ट्री ओवरहेड्स कह रहा हूं तो अब समझनी है आपने बात। फैक्ट्री में लगने वाली डायरेक्ट कॉस्ट के अलावा, फैक्ट्री में लगने वाली डायरेक्ट कॉस्ट के अलावा, मतलब डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा एक और चीज होती है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बीकॉम बीएस वगैरह में उसकी कोई जरूरत नहीं, एसीसी वगैरह में पूछा जाता है, खैर उसको अभी जरूरत पड़ी तो फिर कभी बात कर लेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस अलबत्ता बीकॉम में, बीबीए में, बीएस में टेस्ट नहीं होते। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा फैक्ट्री में लगने वाली हर कॉस्ट,
क्या कहलाएगी आपकी? फैक्ट्री ओवरहेड्स कहलाएगी। किसके अलावा? डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा। इसका मतलब सर ये जो इनडायरेक्ट मटेरियल है क्या ये भी फैक्ट्री ओवरहेड्स है? यस, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा। ये जो इनडायरेक्ट लेबर है सर क्या ये भी फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा? यस, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा। ये दोनों के दोनों क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट है। इसका मतलब सर एक बात समझ में आ गई कि जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं ये डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट, राइट। अब और कौन कौन सी इनडायरेक्ट कॉस्ट हो सकती हैं? अब आपने सोचना है, दिमाग चलाना है। सर अगर तो हमारी फैक्ट्री रेंट पर है तो इसका मतलब कि हम जो मंथली रेंट पे करते हैं ये भी तो हमारी कॉस्ट है, लेकिन ये कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है। ये कौन सी कॉस्ट है? इनडायरेक्ट कॉस्ट है। अब आप लोग बखूबी जानते हैं कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या है और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है। और इसी तरह से हमारा जो फैक्ट्री में जो प्लांट लगा हुआ है या फैक्ट्री की बिल्डिंग हमारी अपनी है तो उसका जो डेप्रीसिएशन हम चार्ज कर रहे होंगे, दैट फैक्ट्री डेप्रीसिएशन या फैक्ट्री मशीन डेप्रीसिएशन या फैक्ट्री प्लांट डेप्रीसिएशन इज आल्सो इनडायरेक्ट कॉस्ट। और वो कौन सी कॉस्ट कहलाएगी? फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री अगर हमारी अपनी है और उसके एसेट्स हमारे अपने हैं, हमने उसको इंश्योर्ड करवाया हुआ है, उसका इंश्योरेंस हम भरते हैं सालाना, तो वो जो फैक्ट्री का इंश्योरेंस है वो भी क्या कहलाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री का जो मैनेजर है उसको हम सैलरी देते हैं तो फैक्ट्री के मैनेजर की सैलरी क्या कहलाएगी? हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स कहलाएंगे। इसी तरह से फैक्ट्री में लगने वाली हर कॉस्ट, फैक्ट्री की मेंटेनेंस कॉस्ट, फैक्ट्री की पावर कॉस्ट, फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री की यूटिलिटीज, ये जितनी भी कॉस्ट लगेगी फैक्ट्री में, ये सब की सब किसके अलावा? डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा तमाम फैक्ट्री में लगने वाली कॉस्ट क्या कहलाएगी? आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स कहलाएंगे या प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहलाएंगे, राइट। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि सर फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या हैं। आगे चलो, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। भाई लाजमी सी बात है, आपने ऑफिस तो बनाया होगा, या तो फैक्ट्री के साथ ही ऑफिस होगा या फैक्ट्री में चंद स्टाफ आपका फैक्ट्री में होगा, बाकी स्टाफ आपने कहीं हेड ऑफिस में बैठाया हुआ है, राइट। खैर, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हो रहे हैं। तो अब जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हो रहे हैं आपके कौन कौन से? सर आपका जो ऑफिस स्टाफ काम कर रहा है उसकी सैलरी आप पे कर रहे हैं, ऑफिस में सप्लाईज इस्तेमाल हो रही हैं तो सप्लाईज का एक्सपेंस हो रहा है, तो वो भी क्या है? आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ऑफिस की सैलरी पे कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। इसी तरह से वहाँ पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के मुख्तलिफ एक्सपेंसेस हो सकते हैं। फैक्ट्री की फैक्ट्री कह रहा हूँ, ऑफिस की यूटिलिटीज़ हो सकती हैं। इसके अलावा ऑफिस का जो डेप्रीसिएशन है, मतलब उसमें जो इक्विपमेंट्स आप यूज़ कर रहे हो, कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हो, प्रिंटर यूज़ कर रहे हो, तो वो जो एसेट्स हैं उसका डेप्रीसिएशन है, वो सब किससे कनेक्ट करेगा? आपके एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स से कनेक्ट कर रहा है। इसी तरह से फिर बात आ जाती है सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारी, अब ये भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ये भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। सर समझ में आ गया? डायरेक्ट कॉस्ट सिर्फ दो ही होंगी हमारे पास, वो कौन सी होगी? एक तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और दूसरा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इसके अलावा सारी की सारी कॉस्ट क्या है? हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। और इस तरह सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स जो होंगे, सर अब समझ में आ रही है बात, इसका ताल्लुक बेचने से होगा, मार्केटिंग से होगा, एडवर्टाइजमेंट से होगा, पब्लिसिटी से होगा। तो अब हम जो भी मार्केटिंग पर खर्च कर रहे हैं, जो सेल्स स्टाफ पर खर्च कर रहे हैं, मतलब सेल्स की जो सेल्स डिपार्टमेंट की सैलरीज हैं, सेल्स डिपार्टमेंट का जो हमारे जितने भी ओवरहेड्स हैं, या बेचने पर हम कुछ लोगों को कमीशन पे कर रहे हैं, या सर हम जो डिलीवर कर रहे हैं उसके ऊपर, डिलीवरी के ऊपर हमारे जो कैरेज आउट है, राइट, ये तमाम की तमाम कॉस्ट क्या कहलाएगी? हमारी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब एक कॉस्ट अकाउंटेंट को कॉस्टिंग करनी है, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट जाननी है, मार्कर कितने में बेचूं। अब इस मार्कर को बेचने के लिए ही मस्ट नो द कॉस्ट, द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो अगर आपने टोटल कॉस्ट जाननी है तो क्या करोगे? डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा, डायरेक्ट लेबर कितना लगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना चार्ज करूं उसके ऊपर, इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कितना चार्ज करूं उसके ऊपर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कितना चार्ज करूं। तो इससे निकल कर क्या आएगा? सर इससे निकल कर आएगी टोटल कॉस्ट। अगर आप गौर करो तो सर इन 5 के अलावा और कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, तो यही सबका सम क्या कहलाएगा? टोटल कॉस्ट। फिर जो कंपनी का प्रॉफिट है, जो कंपनी प्रॉफिट चाहती है, सर वो प्रॉफिट उसमें जोड़ा जाएगा। मिसाल के तौर पे सारी कॉस्ट मिलाकर सर आई 500 रुपये कॉस्ट, मार्कर की नहीं,
कोई भी प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट आ गई 500 रुपये, कंपनी चाहती है इस पे 50 रुपये का प्रॉफिट, तो इसका मतलब कि कंपनी इसको कितने में बेचना चाहेगी, 550 रुपये में बेचना चाहेगी, जो कि उसकी सेलिंग प्राइस होगी। तो ये था भाई हमारा डिस्कशन छोटा सा कॉस्ट क्लासिफिकेशन के हवाले से। यहीं पर हमने डिस्कस भी कर लिया डायरेक्ट कॉस्ट क्या है और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, राइट। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पर। वहां हम ये देखेंगे होंगी यही कॉस्ट, 5 ही कॉस्ट होगी, डिफरेंट एस्पेक्ट से देखेंगे। एक एस्पेक्ट क्या था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट, दूसरा एस्पेक्ट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट, तीसरा एस्पेक्ट होगा प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट। तो इस तरह से बारी बारी हम तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।